पॉइंट ये है कि आपको अप्रोच पता चलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से ऑप्शन चेकिंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा आपके लिए, ठीक है। कि देखो इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये क्वेश्चन जो है आपका, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो आप है ना, तो आपको बताना है कि ये जो अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखने की वजह से, 1 by 1 रखने की वजह से, ये जो ओ पे मिलने वाली थी अब कहाँ मिलेगी। क्या ये कांस्टेंट रहने वाला, नहीं रहने वाला। इवन जब ये अंदर एंटर होने वाला होगा या जब अंदर आ गया होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम किस लिए मिले हैं? आज हम मिले हैं बेटा आपका INJSO 2024 का पेपर डिस्कस करने के लिए। क्यों कर रहे हैं पेपर डिस्कस? पहली बात तो अगर आप 2024 का PYQ सॉल्व करेंगे, आपका INJSO का एग्जाम आने वाला है। अगर 2024 के PYQ आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो सकता है आपको कुछ कंसेप्ट में डाउट हो, तो यहाँ पे ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अप्रोच पता चलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से ऑप्शंस चेकिंग से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, INJSO 2024, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि देखो इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक लाइट बीम आ रही है, दो, है ना, लाइट रे, मान लो 2 लाइट रे आ रही है। अगर यहाँ पे AB की जगह कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ना। अगर वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो ये O पे आके मिलती। अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो की बात हो रही है, तो कहां पे मिलता है? ये O पे। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। कौन कौन से? हो सकता है वो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है वो प्लेन मिरर हो सकता है वो कॉनकेव लेंस हो। तो ये अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रखे गए हैं, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखने की वजह से, 1 by 1 रखने की वजह से, ये जो O पे मिलने वाली थी अब कहां मिलेगी, अब कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, ये पूछा है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको आइडिया किसका होना चाहिए बेटा? आपको मिरर का आइडिया होना चाहिए, आपको पावर का आइडिया होना चाहिए, आपको लेंस का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इसका आइडिया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है आपके लिए, आप इसको फटाफट सॉल्व कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ए ऑप्शन से चेक करते हैं, मतलब ए हमारे को जो दिया हुआ है उससे चेक करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ सर्टेन फोकल लेंथ F। अगर यहाँ पे AB की जगह अगर कॉन्वेक्स लेंस रखे तो क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज करता है। अगर ये कुछ नहीं होता तो O पे मिलता, तो कन्वर्जिंग लेंस लगाने की वजह से क्या ये पहले मिलेगा? तो या तो कंफर्म है कि या तो P2 पे मिलेगा या P3 पे मिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है मेरे दिमाग में, है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी चेक करो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ग्रेटर देन F से ज्यादा है। हम जानते हैं कि पावर जो होती है वो होती है 1 by F। पावर जो होती है 1 by F होती है लेंस की। अगर F बढ़ेगा तो पावर कम होगी, पावर कम होगी तो डाइवर्ज लेट होगा। सीधी सी बात है। पावर का मतलब क्या होता है? मोड़ने की ताकत। अगर पावर कम है और फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब लेट होगी। तो इसकी पावर ज्यादा है, सॉरी इसकी पावर कम है ना, इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज्यादा है, तो ये पहले मोड़ेगा। इसका मतलब जो A है ना, वो P2 से मैच करना चाहिए। तो A के साथ तो Q आएगा, ये तो कंफर्म है। P2 यहाँ पे मैच करेगा, है ना। दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ग्रेटर देन F। फोकल लेंथ ज्यादा है, मैं जैसे कि बता चुका हूं, तो पावर कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी तो बाद में डाइवर्ट कन्वर्ज होगा, तो यहां पे आएगा P3। तो P3 का है R, तो इसका आंसर आएगा R। नेक्स्ट, प्लेन मिरर अगर होता है इसकी जगह तो क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लगा सकते हैं यहाँ पे बहुत आसानी से, बहुत अच्छी बात है। देखो तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाता है और यहाँ पे आके ये वापस से मिल जाती, मिरर का कंसेप्ट लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको कि प्लेन मिरर जो है, अगर प्लेन मिरर रखते हैं तो P1 पे जो है ये आके मिलती। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? P1 मतलब यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा बेटा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है? एक डाइवर्जिंग लेंस होता है ना। तो डाइवर्ज करता मतलब दूर और दूर कर देता, तो P4 पे आके मिलती। ये बात कंफर्म हो चुकी है ना। तो इसके लिए जो ऑप्शन आएगा D के लिए वो ऐसे ही आने वाला है ना, P4।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर बी बेटा जो है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको। सबसे पहले मैंने क्या लिया? कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है तो पहले मिला देगा, है ना। और कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करता है तो बाद में मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होने वाला है। ए के साथ क्यू मिलने वाला है, बी के साथ आर मिलने वाला है, सी के साथ पी मिलने वाला है और डी के साथ एस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉरी, समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये सीक्वेंस आपके पेपर में अलग हो सकती है, जो फिजिक्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body of mass m dropped from a height h reaches to the ground with a speed of 1.2 root gh. The work done by air resistance is. देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है वर्क एनर्जी थ्योरम का तो आप कुछ क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बॉडी है जिसका मास m है, या हाँ बॉडी है एक जिसका मास m है, इसको ड्रॉप किया गया। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम अ हाइट h हाइट से ड्रॉप किया गया। h हाइट से अगर इसको ड्रॉप करते हैं तो ये इसका सरफेस से जाके टकराएगा, है ना। और कितनी स्पीड से टकरा रहा है? यहाँ पे जो स्पीड आ रही है इसकी टकराने की, वो जो आ रही है बेटा, वो आ रही है 1.2 इंटू रूट जी एच। ठीक है, 1.2 रूट जी एच। तो यहाँ पे जब टकराएगा तो इसको पूछा है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना होगा। ये बॉल जब, या ये जो बॉडी है जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो दो टाइप के वर्क यहाँ पे होंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। वैसे हम नॉर्मल कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे पूछा ही वो है तो हमको अकाउंट में लेना पड़ेगा इसको, है ना। तो वर्क बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा बेटा, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस को आर लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये एम जी और एच। ठीक है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो ऐसे रहने देता हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम को इधर लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 1.2 इंटू 1.2 हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा तो इंटू जी एच आ जाएगा बेटा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ से हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.44 बाय 2 एम जी एच। ठीक है, ये हो जाएगा। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा 1.44 बाय 2 एम जी एच माइनस एम जी एच। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस 0.28, माइनस 0.28 एम जी एच। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपका इस केस में सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होने वाला है ना। एक बार चेक कर सकते हो आप कैलकुलेशन, आई थिंक सही है इसमें, आई डोंट थिंक कोई मिस्टेक होने वाली है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस केस में सही होने वाला है। आई होप आपको आइडिया होगा। बेसिक आइडिया चाहिए था, बेसिक आइडिया वर्क एनर्जी थ्योरम का। अगर बेसिक आइडिया था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का तो क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं रखा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे एक हेक्सागन है ना, और ए बी सी डी ई एफ इसके कुछ पॉइंट्स दिखा दिए हैं। एक टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, placed at any point on xy and it is found to be in the upward direction. The xy is any point xy and have to go in the upward direction. Okay, the line xy is the bisect of sides ef and bc, then the charge distribution can be respectively. हम अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। कहना क्या चाहता है कि हेक्सागन है, हेक्सागन के ऊपर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी चार्ज आप कौन सा मतलब आप सिस्टम लेना चाहते हो चार्ज का, ये वाला ये वाला ये वाला, और इस तरीके से चार्ज का सिस्टम वो लेना है आपको कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जब ये पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगे, है ना। ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अपर डायरेक्शन में आपको ले जाना है इसको, तो क्या होना चाहिए अरेंजमेंट, वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो बेटा देखो, ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है।
जब भी क्वेश्चन ऑप्शन से चेक करने का होता है तो एक चीज ध्यान रखनी है हमें, है ना, थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर रहा हूं यहाँ पे, कि एग्जामिनर इतना तो समझदार रहता है, मतलब बहुत समझदार होता है ऑब्वियसली, तो वो स्टार्ट के एक या पहले ए या बी में सही आंसर देना चाहता नहीं है, वो चाहता है कि आप सॉल्व करो, आपका टाइम थोड़ा और ज्यादा कंज्यूम हो। तो सी ऑप्शन या डी ऑप्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं करेक्ट होने के। खैर हम बिल्कुल भोले हैं, सीधे साधे हैं, तो हम तो सारे चेक कर रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, बट आपको एग्जाम में थोड़ा सा ये दिमाग में रखना तो है कि भाई कभी भी ऑप्शन से क्वेश्चन को करेक्ट करना हो तो आप क्या करो, हमेशा आप सी को और डी को पहले एक बार चेक कर लिया करो, हो सकता है आपका आंसर सी और डी में छुपा हुआ हो, है ना। तो ये मैं टिप आपको देना चाहता था। ठीक है, चलो अपन तो स्टार्ट करते हैं पूरे से। ठीक है, अगर हेक्सागोन मेरे को बना बनाया मिल जाए तो मेरे लिए बेटर होगा, बट नहीं मिल रहा है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बनाते हैं, चलो। ये अरेंजमेंट ले लेता हूं मैं। सही है, चलो अब इसको मिला लेता हूं मैं ताकि मेरे लिए आसान, सॉरी, हाँ जी भैया, देखते जाओ क्या क्या हो रहा है, देखते जाओ, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, है ना। एक और बना देता हूँ, बाद में अगर सी भी ऑप्शन नहीं होगा, सी तक तो ए, एक, दो और तीन, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी से यहाँ से तो चेक कर ही सकते हैं, सही नहीं होता डी बाद में देखेंगे। ठीक है, सॉरी, वाइट से ही बनाता हूँ। ये मिला लो इससे, और ये मिला दिया भैया मैंने यहाँ पे, है ना। अब हम सारे जो है हम चेक करेंगे, सारे चेक करेंगे, लेकिन पहले मैं लाइन बना दूं, ये वाली लाइन, देखते जाओ। यहाँ पे भी बना देता हूं मैं। हाँ जी, अब मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ से चेक करने वाला हूं मैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन, इसको ए कह दिया, यहाँ से चेक कर रहा हूँ, इसको बी कह दिया, ऑब्वियसली दिया हुआ है यहाँ पे, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, ए पे प्लस क्यू, ठीक है, फिर बी पे माइनस क्यू, फिर सी पे -2 क्यू, फिर डी पे +2 क्यू, फिर +क्यू और फिर -क्यू। सेम यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई और एफ अगेन। अब ये वाला अरेंजमेंट ले लेता हूं मैं, -क्यू, -क्यू, -2 क्यू, ठीक है, +क्यू, +क्यू और +2 क्यू। ठीक है, पहले ए और बी चेक कर लेते हैं, फिर सी की बारी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये हमारे पास फ्रीडम है कि हम इस लाइन के ऊपर चार्ज कहीं भी रख सकते हैं, तो क्योंकि मिड में रख के चेक किया जाए, तो मैं मिड में रखना चाहता हूँ चार्ज को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखा। अब सबसे पहले इन दोनों की वजह से देखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स जो आएगा बेटा वो किस डायरेक्शन में आएगा, देख लो। नेट फोर्स जो आएगा बेटा वो इधर आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, नेट फोर्स जो आएगा वो इधर आएगा, इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये रिपेल करेगा, ये धक्का देगा, ये अट्रैक्ट कर देगा तो इधर आएगा, इन दोनों की वजह से करते हैं। ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करने वाला है और ये भी अट्रैक्ट करने वाला है, तो नेट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। ठीक है, इन दोनों का देखते हैं, ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस तरीके का मेरा अरेंजमेंट बना। क्या इसका नेट ऊपर की तरफ आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो मेरा सही नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन को चेक करते हैं, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं मैं जो मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों की वजह से चेक करते हैं, ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, देख रहे हो आप, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका चार्ज, ये रहा,
मैं भी कंफ्यूज हो जाता, ये ले लेता। ठीक है, देखो ये वाला है ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा रिपेल, ये क्या करेगा अट्रैक्ट। तो नेट किधर आएगा, नेट मेरा आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ आ जाएगा। इन दोनों की वजह से देखते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो नेट इस तरफ आ जाएगा। फिर अगेन इसके लिए देखते हैं, ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा और ये करेगा अट्रैक्ट, तो नेट अगेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट अभी भी मेरा बहुत ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन मेरा सरासर गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सरासर गलत हो जाएगा मेरा। ठीक है, सी चेक करते हैं, सी में क्या ऑप्शन दिए हुए, +2q, ये ग्रीन से लिखता हूं मैं, +2q, अगेन यहाँ पे +q, यहाँ पे -q, फिर -2q, फिर -q और फिर +q। अगेन मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से करना चाहता हूँ, तो मैं लाइन्स बना लेता हूँ। देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन को करते हो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना एक्चुअली, कितने एडजस्ट तरीके से प्रेजेंट करते हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पेपर्स में। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आपको अच्छे से आपकी स्किल्स दिखानी चाहिए, है ना। चलो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, चलो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने रखा तो ये क्या करेगा, ये तो बोलेगा भैया ऊपर जाओ, और ये अट्रैक्ट कर ही रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया को, तो अट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी वजह से, और ये रिपेल कर रहा है। ठीक है, इन दोनों की वजह से देखते हैं, तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इधर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रिजल्टेंट जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि हमारा जो डिमांड थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी चेक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो बेटा इसको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट हम नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर सही होने वाला है, तो डी पे जाके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है सी सही होगा। हालांकि आप डी भी चेक कर सकते हो, बट डी ऑब्वियसली गलत होने वाला है, क्योंकि हमने ए बी ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, तो अब हमें मेरे हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको मैंने जैसे कि टिप दिया कि जब भी ऑप्शन से क्वेश्चन को करना हो और हमारे पास कोई और तरीका ना हो, तो हमेशा ऑप्शन नंबर सी और डी पे पहले चेक करना चाहिए, है ना। ये मेरे लिए मेरी तरफ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप रहेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बार मैग्नेट इज लेफ्ट फ्री टू फॉल फ्रॉम द सम हाइट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। एक होलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, मैं होलो कंडक्टिंग सिलेंडर बना देता हूँ पहले। ये मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, देखना, एक सिलेंडर बनाया मैंने, ठीक है, और ऊपर एक मैग्नेट मैंने रखा, ये एन है मान लो, और ये एस है, रेस्ट से इसको गिराया है। अब वीटी ग्राफ पूछा कि कौन सा जो है वीटी ग्राफ सही होगा। बेटा देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लगने वाला, प्लस लेंज लॉ का, फैराडाइज लॉ और लेंज लॉ के कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो जब इसको गिराया मैंने तो क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा, इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा, और ये फ्लक्स जो है इसको कट करेगा, क्योंकि ये एक मेटल का सिलेंडर है, होलो है, मेटल का है, तो रेट ऑफ फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस मैग्नेट पर लगा उसको अपोज करेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो उसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन जी हो जाएगा, और ये हमेशा चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जो अपोजिंग फोर्स है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और आपका ए जो है जो कि ग्रेविटी की वजह से आ रहा था जी, उसको कम करता जाएगा, मतलब ये लेस देन जी होने वाला है आपका एक्सेलरेशन। क्या ये कांस्टेंट रहने वाला, नहीं रहने वाला। इवन जब ये अंदर एंटर होने वाला होगा या जब अंदर आ गया होगा
तब ये अपोजिंग फोर्स एक बार इसके इक्वल भी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल, तब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो जाएगा, और जब बाहर निकलेगा फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट रहा ही नहीं कभी, है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन तो मैं इस पे तो हंस के इसको गलत करूंगा। ये भी देखो यहाँ पे इस एरिया के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, एकदम सडन चेंज भी नहीं होता, इसमें तो सडन चेंज दिखा दिया, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन मतलब, क्योंकि ये थोड़ा कर्व्ड है, आप देखो थोड़ा सा कर्व्ड है ये, है ना। थोड़ा सा और कर्व बनाना चाहिए था इसको, लेकिन हाँ कर्व्ड है ये। तो इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन सही होने वाला है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आई होप इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लगी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट होने वाला है। लेंज लॉ पे बेस्ड था, है ना, फैराडे लॉ पे बेस्ड था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। नहीं, ये भी सिंगल चॉइस है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट वाया टू आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S2, ये दो स्प्रिंग बैलेंस है S1 एंड S2। अनदर ब्लॉक ऑफ मास 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ 10 किलोग्राम वाया अ थर्ड स्प्रिंग बैलेंस S3, है ना। अच्छा, इसके अंदर एक चीज बोली गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे, कि ये जो S1 और S2 है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। देखो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक पढ़ लिया था मैंने। ऑल द स्प्रिंग बैलेंस आर एज्यूम टू बी मासलेस, द ब्लॉक ऑफ मास 6 किलोग्राम, रिलेटिव डेंसिटी इसकी है 10, है ना। इसकी ब्लॉक की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 10, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज 10। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय सॉरी डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सही बात है। or is fully immersed in water contained in a big container. The arrangement is shown in the adjacent figure. If the reading in kilogram weight on the spring balance S1, S2 and S3 are R1, R2 and R3 respectively, choose the correct option. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कुछ नहीं करना बेटा। आपको पता है कि फ्लूइड के, मैंने जब आपके साथ ट्रेनिंग कैंप किया था यूट्यूब पे, ट्रेनिंग कैंप NSCGS का, तब भी मैंने एक चीज बोली थी आपको कि भाई फ्लूइड के अंदर जो INGSO में या फिर NSCGS की बात करें, तो जो क्वेश्चन फंसता है ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर फ्लूइड का कंसेप्ट प्लस NLM का कंसेप्ट मिक्स करके दिया जाता है। वो अगर आपको लगाना आता है, उसके साथ न्यूटन के लॉ अगर आप लगा दो, न्यूटन के लॉ का तड़का लगा दो, तो आपके लिए क्वेश्चन बनना बहुत आसान हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, फ्लूइड के कंसेप्ट आना चाहिए, इसके अंदर बायोंसी फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा, वीरोजी। ये अगर फोर्स आपको वीरोजी फोर्स लगाना आता है, आपको न्यूटन का लॉ लगाना आता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं आपके लिए, है ना। यही हमने सीखा था, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाऊं अगर मैं 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक का, तो देखो 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं मैं। देखो बहुत ढंग से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ये 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ लगेगा 60 mg लग जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन T मान लेता हूं, है ना। और एक बायंसी फोर्स लगेगा जिसको कहेंगे वी रो जी, इसका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, है ना। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा ठंड पा, चलो बेटा लिखे इसको। चलो, तो ये हो गया V डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी प्लस टी इज इक्वल टू 60। अच्छा, V वॉल्यूम क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि भैया डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, मास सॉरी हाँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल, राइट। मास यहाँ पे दिया हुआ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, वॉल्यूम की जगह सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी प्लस टी इज इक्वल टू 60, है ना। अब देखो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी 10, तो इसको 1/10 लिख सकता हूँ, तो m/10 आ जाएगा। m की वैल्यू 6 होती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6/10। g की वैल्यू 10 लिख दूँ अगर मैं, तो प्लस टी इज इक्वल टू 60, 10 से 10 मर गया, तो टी की वैल्यू आ गई बेटा आपके 54, है ना। टी की वैल्यू आ गई 54। लेकिन अगर किलोग्राम वेट के अंदर बात करें, तो ये रीडिंग जो आ जाएगी बेटा, ये रीडिंग जो आ जाएगी मेरे पास, ये जो रीडिंग आ जाएगी कौन सी, R3 किलोग्राम वेट के अंदर इसको चेंज करें तो 5/4 आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर ये वाला ऑप्शन तो मैं हक से मना कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे लिए इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, है ना।
इसका एफबीडी भी बना देते हैं। जब मैं 10 किलोग्राम का एफबीडी बनाऊंगा तो वही करना है जो अभी तक करते आए हैं। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ टी डैश ले लेता हूँ, तो 2 टी डैश लिख देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे, तो 2 टी डैश लिख देता हूँ। नीचे की तरफ टी आई रहा था, एमजी लगेगा एक तो वो लगेगा 100, और एक टी आई रहा था जो कि कितना था 54। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 154। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 77, टी डैश की वैल्यू, है ना। तो अगर किलोग्राम वेट की बात करें तो R1 और R2 की जो रीडिंग आ जाएगी बेटा यहाँ पे मेरे, है ना, वो आ जाएगी 7.7। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। कुछ बचा नहीं है ना। मैंने फिर से मैं एक बात जो मैंने बोली थी वो दोहराता हूँ। फ्लूइड के अंदर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आपको फ्लूइड के अंदर बायोंसी फोर्स का पता है, मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहा हूँ और आपको न्यूटन्स के लॉ लगाना आते हैं अगर, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक तो मेरा आंसर आया 5.4 और 7.7 दोनों के, है ना। तो चलो देखते हैं 5.4 7.7 7.7, है ना। तो मेरा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो 7.7 आया, तो डी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाले गलत हो जाएंगे, ये तो गलत था ही था पहले। आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं है, चलो आगे बढ़ते, होने भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, अब आ गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टेंस R by 3R and 2R are connected in such a way that their equivalent resistance is R. The respective electrical power consumed by the resistance are P1, P2 and P3. Then choose the correct options. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। अब पता है कैच क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में कैच ये है कि R by 3 R और 2R ये 3 रेजिस्टेंस है, इनको इस तरीके से कंबाइन करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आए। तो किस तरीके से किया जाए? तो देखो मैं इसका इक्विवेलेंट बना देता हूँ, मुझे पता है। देखो ये R बाय, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ बेटा R, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2R और यहाँ पे मैं बनाता हूँ R बाय 3। देखो अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R ही आएगा, मेरे को पता है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है ना। लेकिन अगर इनको सीरीज में कर लिया तो नहीं बैठेगा R, तो ये R बाय 3 R और 2R। अच्छा, करंट मान लो इसके अंदर थी, यहाँ से पास हो रही थी I, तो यहाँ पे भी I आएगी। इसको मैं बोल देता हूँ, देखो अब एक दिन पावर की बात हो रही है, तो R3 में जो पावर कंज्यूम होगी वो P1 कह दिया इसको, तो इसको अंदर P1 पावर कंज्यूम होगी। इसके अंदर R के अंदर जो होगी वो P2 होगी और इसके अंदर P3 होगी। तो मैं इसके अंदर जो करंट कह दिया उसको I2 कह देता हूँ और इसको I3 कह देता हूँ। आप बोलोगे सर I1 का गया, खा गया मैं क्यों? जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि P2 है तो मैं I2 लिख देता हूँ, बाकी आप I1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेट योर विच। अब क्या करें, ये वाली करंट और ये वाली करंट निकाल दे, I2 और I3 की वैल्यू निकालें। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? करंट डिवीजन लॉ लगा रहा हूं मैं, तो ये 2R अपॉन 3R इंटू टोटल करंट कितना था बेटा I, ठीक है। 2R, ये R से R गया तो I2 बचा जो मेरा, वो बचा 2/3I, ठीक है। तो मैं P2 निकाल देता हूं, तो P2 जो मेरा आ रहा है वो I स्क्वायर आ जाएगा, तो 4/9 I स्क्वायर R, क्योंकि पावर होता है I स्क्वायर R। तो ये मैंने निकाला P2, है ना। यहाँ पे मैंने P2 निकाल दिया है, ये मेरा P2 निकाल दिया है मैंने। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। P2 निकाल दिया, वैसे ही P1 निकाले, P1 निकालने P2 निकाल दिया, सॉरी मैंने P3 निकालते, P3 निकालने के लिए I3 निकालना भी मेरे लिए आवश्यक है। तो पहले I3 भी निकाला जाए। I3 निकाला जाए, चलो बेटा I3 निकालते हैं। I3 कैसे निकालेंगे? वही करंट डिवीजन लॉ अगेन। I3 इज इक्वल टू कितना आएगा, R/3R इंटू टोटल करंट I। तो ये R से R कट जाएगा, तो I3 जो आएगा बेटा मेरा वो आ जाएगा 1/I/3, I/3। तो पावर कितनी होगी? P3 हो जाएगी I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर बाय 9 इंटू 2R, तो ये 2 और ये R लग गया मेरा, इसके अंदर जो पावर कंज्यूम हुई, तो ये P3 हो जाएगी मेरी, ठीक है बेटा। तो मैंने P3 भी निकाल दिया। अब P2 भी निकाला जाए,
तो P2 क्या होगा, सॉरी P1 P2 बोल रहा हूँ, P1 आएगा बेटा, P1। तो P1 क्या आएगा, P1 आएगा आई स्क्वायर आर, सीधी सी बात है, ये तो सीधा सा हिसाब था, इसके अंदर आई जा रहा था आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये भी मेरा आ चुका, तो मेरे पास P1 आ चुका, मेरे पास P2 आ चुका, मेरे पास P3 आ चुका, ठीक है। अच्छा R/3 होगा, सॉरी, ये आएगा क्योंकि R/3 था ना बेटा। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार चेक कर लो, करंट का स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस कितना R आ गया, ठीक है। इसके भाई करंट का स्क्वायर हो गया, करंट कितना आया था भैया, I/3 इसका स्क्वायर हो गया, और फिर रेजिस्टेंस 2 इंटू आर, ठीक है, डन, है ना। अब आप देखो तो इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका 3 है, तो क्यों ना इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। तो मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, देखना इधर, ये 3 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3i² R/9 हो जाएगा। तो मेरे लिए एनालिसिस करना आसान रहेगा, इसको एनालाइज करना आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े, देखो तो मेरे पास P1 आ चुका, मेरे पास P2 आ चुका, मेरे पास P3 आ चुका। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ढंग से कि सबसे ज्यादा मेरा क्या है, मेरा सबसे ज्यादा P2 है। P2 से कम क्या है, P2 से कम है ये P1, और P1 से कम क्या है, P3 है। अगर आप ढंग से देख पा रहे हो, देख लो एक बार फिर से, P2 मेरा था 4/9, P1 था 3/9 और ये 2/9 था। तो सबसे ज्यादा P2 हो गया, उससे कम P1 हो गया, और सबसे कम P3 हो गया। देखो अब ऑप्शन चेक करते हैं, P1 इज ग्रेटर देन P2, क्या P1 ग्रेटर है P2 से, नहीं बेटा, ना बाबा ना, है ना। P3 इज लेसर देन P2, क्या P3 जो है वो कम है P2 से, P3 इज लेसर देन P2, P3 इज लेसर देन P2, सही बात है, P3 कम है P2 से, ठीक है, ये ऑप्शन सही होने वाला है मेरा। P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 जो है ग्रेटर देन है P1 से, सही बात है ना। और P1 इज ग्रेटर देन P3, P1 इज ग्रेटर देन P3, सही बात है ना। तो मेरा यहाँ पे BCD जो है वो सही होने वाला है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए, आसान था, है ना, खाली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था, बाकी आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान था। आई होप आपको समझ में आया। मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, अमाउंट ऑफ हीट H1 and H2 आर सप्लाइड रेस्पेक्टिवली टू द होलो एंड सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस। देखो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो क्या बोला है, सेम रेडियस बोला है, सेम मटेरियल भी बोला है ना, और होलो और सॉलिड है, होलो और सॉलिड है, सही बात है। दो स्पेयर है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों के रेडियस सेम है ना। तो मास किसका ज्यादा होगा ये बताओ, फर्स्ट स्पेयर सेकंड स्पेयर, मटेरियल सेम, रेडियस सेम, तो मास किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली होलो का ज्यादा मास होगा। तो मास ऑफ होलो, सॉरी मास होलो का नहीं, सॉरी अगर मैं होलो बोल गया, सॉलिड का ज्यादा होगा, सॉलिड का मास ज्यादा होगा होलो से, है ना। होलो का कम होगा, ऑब्वियसली होलो का मास कम होगा, सॉलिड का ज्यादा होगा मास, ये बात तो सही है। अगर हम किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं H इजिकल टू या डेल्टा Q इजिकल टू MS डेल्टा T, या डेल्टा T इधर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिक हीट होती है S, और M मास होता है बॉडी का। अगर मैं डेल्टा T की बात करूं बेटा यहाँ से, तो डेल्टा T इजिकल टू H/MS, यहाँ पे आप देखो तो H दोनों में सेम सप्लाई की गई है। अगर ऑप्शन नंबर ए पे आते चलो, द वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी सेम इफ H1 इजिकल टू H2, अगर हीट सेम है, S तो दोनों का सेम है, मटेरियल सेम है ना, तो क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम होगा, बेटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि सॉलिड का जो मास है वो ज्यादा है, सॉलिड का मास जो है वो ज्यादा है, तो डेल्टा टी इसका कम होगा सॉलिड का, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में सॉलिड का कम होगा, है ना, इसका मास सॉलिड का ज्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, होलो स्पेयर विल एक्सपेंड मोर देन द सॉलिड स्पेयर, होलो ज्यादा एक्सपेंड होगा सॉलिड से, बिल्कुल, क्योंकि होलो का मास कम है। देखो होलो का मास कम है, मास कम होगा तो डेल्टा टी ज्यादा होगा, डेल्टा टी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होगा, है ना। तो अगर H1 और H2 इक्वल है तो ये बी सही होने वाला आपका। अगर बी सही है तो आपका सी देखो क्या लिखा हुआ है, द सॉलिड स्पेयर विल एक्सपेंड मोर देन द होलो स्पेयर इफ H1 इक्वल टू H2, गलत हो जाएगा। अगर बी सही है तो सी कतई सही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
है ना, क्योंकि अपोजिट बात बोल रहा है। डी, इफ दे आर हीटेड अप टू द सेम टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ एक्शन विल बी सेम फॉर बोथ, बिल्कुल सही आता है ना, क्योंकि देखो हो तो किया क्या है, टेम्परेचर दोनों का सेम कर दिया है, सेम टेम्परेचर कर दिया है। कैसे किया, हमारी हेडेक नहीं है, दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिया, हीट हो सकता है कम ज्यादा दी हो, तो टेम्परेचर सेम कर दिया है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम एक्सपेंशन दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं वो बी और डी आपके होने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना। अच्छा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो अभी तक मैंने जो आईएनजीसी को पेपर जितने भी एनालिसिस किए, मैं थोड़ा सा उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो कंफर्म है ना। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से आता है ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आता है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक तो सॉलिड बोल रहा हूँ, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और फ्लूइड, ये क्वेश्चन जरूर मेरे को दिखे हैं बहुत सारे पेपर में। हो सकता है एक आधा पेपर हो जिसमें नहीं हो, बट मैक्सिमम पेपर में ये दिखे हैं मेरे को, जितने भी मैंने पेपर एनालिसिस किए इसके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या बोला, लाइक चार्ज अट्रैक्ट, राइट चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, magnitude of force between two stationary point charges q1 and k2 separated by a distance are expressed by as f is equal to q1 q2 upon r square as coulombs law। ये तो जैसे हमको पता ही नहीं था ये बात बोली गई है, मतलब ये सबको पता है बेसिकली, इसमें कुछ है नहीं कि एक इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये सब हमको पता है। कंसीडर फोर चार्ज q1 q2 q3 एंड q4 लाइन इन द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर बिसाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव चार्जेस इज द सेम। दोनों कॉन्सिक्यूटिव कोई भी जो चार्ज कॉन्सिक्यूटिव चार्जेस इनके बीच में डिस्टेंस है ये सेम है ना। Q1 जो है इसका चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, सॉरी मिलीकुलम, Q3 का है 1 मिलीकुलम। तो आपको Q2 और Q4 का आपको बताना कि क्या सही होगा इसके लिए। तो देखो इसमें चालाकी की गई है। इसमें पहली बात तो हमको एक तो पता करना पड़ेगा इनका नेचर क्या होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों पता करने पड़ेंगे। चालाकी क्या की गई है, Q2 को प्लस भी बोल दिया है एक ऑप्शन में, एक में माइनस भी बोल दिया है। Q4 को एक पे प्लस बोला गया, दूसरे पे प्लस बोला गया, तीसरे में माइनस बोला गया। तो हमको सारे जो है ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसके लिए। हालांकि अगर आप में थोड़ा सा दिमाग हो तो बहुत आसान से कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दो मिनिमम दो तो सही होने के चांसेस, हालांकि एक भी हो सकता है बट दो होने के चांसेस है ज्यादा सही, तो कर सकते हैं। बट खैर हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे इसको, हम ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं इसके अंदर। तो पहला हम सोचते हैं कि अगर मैं Q2 प्लस भी हो सकता है और Q4 भी प्लस हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। चेक करेंगे, मतलब दोनों माइनस हो सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस हो सकता है, और ये माइनस ये प्लस हो सकता है। चारों ऑप्शन जो है हम चेक करेंगे, चारों पॉसिबिलिटी जो है हम चेक करेंगे यहाँ पे। देखते हैं हम हमारे लिए कौन सी सुटेबल रहती है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव बोलूं कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और बोला कि इक्विलिब्रियम में भैया Q2 और Q4 इक्विलिब्रियम में, अगर इन दोनों को पॉजिटिव बोल दूं मैं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। Q4 पे नजर डालते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव रहेंगे तो इसको धक्का दे देंगे बेचारे को। क्या ये रहेगा, नहीं रहेगा। ये बोलेगा भैया क्या कर दिया मेरे साथ, तीनों मिलकर धक्का दे रहे हो, मैं दूर हट जाता हूं। तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली तो ये तो ना बाबा ना, ये तो गलत है, गलत है भैया। तो दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते ना बाबा ना, क्योंकि Q4 को दिक्कत हो जाएगी इससे। दोनों नेगेटिव होते हैं, अगर मैं Q2 को चेक कर लेता हूँ, दोनों नेगेटिव होते, मान लो ये नेगेटिव होता है ना, और ये भी नेगेटिव होता, तो ये तो क्या करता है, रिपेल करता, मतलब यहाँ पे फोर्स लगाता। ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इधर फोर्स लगाता। और ये क्या करता है, ये अपने रिपेल, ये भी क्या करता है, ये Q3 ये अट्रैक्ट करता। तो Q3 इधर फोर्स लगाता, बाकी दो फोर्स इधर आ रहे हैं, तो क्या इक्विलिब्रियम में रहता, नहीं रहता, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है। ये चार्ज देखो, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, Q3 की और Q1 की Q2 से डिस्टेंस सेम है, बट मैग्नीट्यूड Q1 का ज्यादा है क्योंकि इस तरफ फोर्स लगा रहा है, जबकि एक फोर्स ये और ऐड हो गया, तो ये बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम में रहने के चांसेस नहीं है। तो ये कंडीशन भी मेरे लिए ना बाबा ना वाली हो गई है ना। तो ये कंडीशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि Q2 वाली सेटिस्फाई नहीं करी, Q4 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस के लिए चेक करें, है ना। प्लस माइनस अगर होते, है ना, प्लस और माइनस होते तो भी चेक कर लेते। अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो क्या होता है। देखो ये प्लस और ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, तो खींच लेते, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, अपनी तरफ खींच लेते ऐसे ऐसे। तो क्या इक्विलिब्रियम रहता, बिल्कुल नहीं रहता।
है ना, तो इक्विलिब्रियम रहने के चांसेस यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी हमारा ना बाबा ना, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ये हो सकता है। अगर कोई बच्चे में दिमाग होगा तो ऑब्वियसली ये तो पता हो गया कि Q2 जो होने वाला वो नेगेटिव होने वाला है, Q4 पॉजिटिव होने वाला है, तो ये ऑप्शन तो गया, है ना, ठाकुर तो गियो, ये भी गया, है ना, तो ये दो तो ऑप्शन गए। अब मेरे पास बच्चा बी और डी। एक बार डी ऑप्शन को देखो क्या दिख रहा है, इफ Q2 इज इक्वल 0, Q2 को 0 कर दूं, कैन Q4 कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तब ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर Q2 को मैं 0 कर दूं तो इक्विलिब्रियम में वैसे भी नहीं रहेगा, है ना, तो ये बात तो सही है, तो इसका मतलब ये तो सही है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हो सकता है, चांसेस हाई चांसेस है, चांस की बात कर रहा हूं मैं, तो हो सकता है बी भी सही हो, तो आपको आगे हो सकता सॉल्व भी नहीं करना पड़े, बट हम सॉल्व करेंगे, है ना। एक बात हमारे दिमाग में ये आ गई कि क्यू बी के सही होने के चांसेस 99% है, बट चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो, ये डिस्टेंस डी है, हमको नेचर पता हो चल चुका है इनका, नेचर तो माइनस प्लस होने वाला है ना। अब चेक करते हैं, डिस्टेंस डी मान लेता हूँ सबके बीच में, और चेक करते हैं। सबसे पहले किसके लिए चेक करें, Q2 के लिए, 4 Q2 के लिए चेक करते हैं, ये रहा Q2। तो देखो अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ये अट्रैक्ट करेगा इसको, और ये भी, सॉरी इसको मैं, देखो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, ये क्या करेगा, Q1 भी अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव है तो सारे अट्रैक्ट ही करेंगे इसको। तो देखो कैसे बनाए, 4Q2 के लिए लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, देखो Q1 का चार्ज कितना है, K2 लिख देता हूँ, Q2 डिस्टेंस कितनी है, डी का स्क्वायर इजिकल टू, ये दोनों सेम डायरेक्शन में रख रहे हैं, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करो, मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि नेचर मेरे को पता चल चुका है माइनस प्लस होने वाला है यहाँ पे, है ना। फिर इसके लिए K1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर, प्लस इसके लिए चेक करता हूँ K ये कितना है, Q4 मेरे को पता नहीं कितना है, और ये Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से Q2 से ना 2D स्क्वायर मतलब 4D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो फटाफट झटाझट, वो के गया के गया के गया बच्चों, है ना, Q2 गया Q2 गया Q2 गया, क्या बचा, अच्छा एक और गया, डी स्क्वायर गया डी स्क्वायर गया डी स्क्वायर गया, क्या बचा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस Q4/4, सही बात है। तो अब देखो ये एलसीएम ले लूं मैं अगर, तो 2 इज इक्वल टू 4 प्लस Q4/4, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4 प्लस Q4, तो Q4 की वैल्यू तो बचा आएगी 4, ये आ जाएगी वैल्यू, है ना, तो Q4 की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा मेरी, मिलिकुलम, तो Q4 की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी बेटा। तो हाई होने के आंसर सही होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं मेरे यहाँ पे, Q4 की वैल्यू मेरे को पता चल गई। नेक्स्ट पेज पे और Q2 के लिए भी सॉल्व करते हैं, चलो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भैया, मैं ये अरेंजमेंट फिर से बना देता हूँ, ये बनाया, ये है बेटा मेरा Q1, ये है मेरा Q2, ये है मेरा Q3, और ये है मेरा Q4 भैया, ठीक है। डिस्टेंस देख लेते हैं, डी है, इनकी वैल्यू देख लेते हैं 2 और 1, और इसकी 4 आ गई ना, Q4 की 4 आ गई, तो Q4 की तो 4 है, इसकी 2 है, इसकी कितनी थी, 1 थी शायद, राइट, 1 थी, इसकी 1 थी, है ना, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, चेक कर लो चाहो तो वापस, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब चेक करें इसके लिए इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी Q2 की, तब पहले मैंने देखो यहाँ पे जो है किसके लिए सॉल्व किया था, Q2 के लिए, अब 4Q4 चेक करते हैं, 4Q4 के लिए चेक करते हैं, डिस्टेंस डी है सबके बीच में, है ना, तो ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी हो जाएगी। अच्छा फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा Q4 अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा इसको, तो ये तो रिपेल करने वाला भैया इसको, ले भाई, है ना, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आज हम अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, दो रिपेल करने वाले एक अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है भैया। तो पहले अट्रैक्ट करने वाले को एक साइड कर लेते हैं और दोनों रिपेल करने वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो अट्रैक्ट कौन सा कर रहा है, Q2, तो
K, Q2, Q4 की वैल्यू पता है मेरे को, ये देखो ये निकाली है कितनी है 4, तो ये 4 लिख देता हूँ Q4 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया 2D, तो 2D मतलब 4D स्क्वायर, बचे हुए 2 K, अब Q1 की वैल्यू 2, Q4 की वैल्यू 4 और Q1 और Q4 के बीच में डिस्टेंस 1 2 3, तो 9D स्क्वायर सही है, एक बार चेक कर लो 1 2 3 9 3 डी का स्क्वायर 9D स्क्वायर और Q1 और Q4 की बात हो रही है, सही बात है, प्लस अब Q3 की बारी, Q3 भी रिपेल कर रहा है सेम ही डायरेक्शन में है, तो K1 और ये 4 हो जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा D स्क्वायर, जो कट रहा है उसको काट दो और आगे बढ़ो भैया, देखो क्या कट रहा है, देखो K गया, D स्क्वायर गया है ना, और क्या है 4 भी गया, 4 भी गया, क्या बचा भैया Q2/4 प्लस सॉरी इक्वल टू 2/9 प्लस 1, राइट। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा मेरा Q2/4 इज इक्वल टू 9, 11/9 हो जाएगा, ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 44/9 कूलम आ गया। अब देखो, अब बोलोगे सर साइन तो अपने नेगेटिव आना चाहिए, बेटा नेगेटिव साइन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज चेक कर रहे थे इसको, है ना, साइन हमने पहले ही कंसिडर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, तो इसका मतलब बी और डी जो है मेरा सही होने वाला 44/9 और 4 यहाँ पे आ गया और 44/9 इधर आ गया मेरा, है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा चेक हो गया है, मतलब बी और डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप, अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए माफ कर देना भाई, कभी कभी हो जाती है ना, बट होने नहीं दूंगा, मैं ट्राई करूंगा ना हो। आई होप आपको समझ में आया, आप एंजॉय कर रहे हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, सेंटर ऑफ मास को पहले समझाया गया है क्या होता है और बाद में इसको सॉल्व किया गया बेटा, ठीक है, तो बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनालाइजिंग द डायनामिक्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट्स द पॉइंट where entire mass can be assumed to concentrate. In a simple case as shown, the position of center of mass can be expressed as ये सब दिया हुआ है, all positions are measured with respect to the same reference point along the same line। बेटा इसमें पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बोला गया है इसके अंदर, है ना, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको समझाया गया है पूरा, है ना, हालांकि हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है क्लास के अंदर, जो हमसे पढ़े हैं उनको पता है, हमने पूरा सेंटर ऑफ मास जितना आइडिया आपको होना चाहिए IGSO लेवल तक उतना हमने पढ़ाया है, बट खैर वो मान के चला, अगर आपको नहीं भी आइडिया तो आपको आइडिया दे रहा है पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में, उसका फॉर्मूला भी आपको दे दिया, हालांकि आपको पता होगा, ठीक है, आगे क्या बोलता है देखो, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 पार्टिकल गिवन इन द फिगर इज गिवन बाय, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बेटा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 कितना है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, ये होता है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सब होता है आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए मेरा, m1 मास कितना है 2 और ये -6, ठीक है, प्लस m2 कितना है 10 और ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 8 इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल मास कितना बेटा 10 और 8 18 और 2 20 हो गया, तो सेंटर मास कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे, ये -12 हो गया 32/20, तो ये 20 और ये हो गया 1 सेंटीमीटर, है ना, तो फर्स्ट का आंसर तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत मेरे को आने वाली है नहीं, बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या बोला, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 6 किलोग्राम एंड 9 किलोग्राम सेपरेटेड बाय 12 सेंटीमीटर, 6 किलोग्राम और 9 किलोग्राम सेपरेटेड जो है वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इफ द सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन देन फाइंड x1 एंड x2, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है बेटा तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको x1 और x2 पता करनी है, तो ये 0 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है x1 और x2 पता करना है,
ठीक है, ये 0 है तो मैं क्या करूँगा बेटा, 6 हो जाएगा -x1 और 9 हो जाएगा x2, और नीचे इन दोनों का मास ऐड करूंगा बट वो उधर जाके 0 हो जाएंगे तो कोई लिखने का सेंस बनता नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -6x1 + 9x2 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। दूसरी क्या इक्वेशन आएगी, दूसरी इक्वेशन जो आ जाएगी बेटा, x1 + x2 करके 12 लिख दो, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। आया कि नहीं आया बेटा? आई होप ये आया आपको अच्छे से, आया कि नहीं आया, अच्छे से आया। दो इक्वेशन बनाई, अब यहाँ से देखो सॉल्व करो इसको, यहाँ से 9x2 = हो जाएगी 6x1, तो x2 की वैल्यू बेटा यहाँ से हो जाएगी 2x1/3, ये हो जाएगी 2x1/3 हो जाएगी, और इसको इस पर पुट कर दो इसमें, तो x1 को तो ऐसे रखो और x2 की जगह आप लिख दो 2x1/3 = 12, तो ये आगे सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 3x1 + 2x1, ये 36 हो जाएगा, तो ये 5x1 हो जाएगा = 36, तो x1 हो जाएगा 36/5, तो 36/5 कितना होता है बेटा, 36/5 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.2, ये आ जाएगा 7.2 है ना, ये 7.2 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टोटल 12 था तो ये 4.8 हो जाने वाला दूसरा, है ना भाई, x1 + x2 जो था वो 12 था ना, तो 12 माइनस 12 माइनस 7.2 है ना, तो ये 7.2 होने वाला बेटा, तो कितना बचेगा, 4.8 होने वाला है ना बच्चों की तरह आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये 4.8 होगा, है ना, तो ये आंसर आपको पता ही है 4.8 हो जाएगा, x2 जोक्स अपार्ट 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4.8 हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, द 6 किलोग्राम इज डिस्प्लेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर राइट, है ना, 6 किलोग्राम का 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो है राइट की तरफ डिस्प्लेस किया गया है, बाय व्हाट डिस्टेंस 9 किलोग्राम मास बी मूव्ड इन ऑर्डर दैट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है, ये आपको पूछा है, तो क्या करें देखो, अब इसने क्या बोला है कि सेंटर ऑफ मास आपका जो है शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास शुड बी 0, मैं ऐसे लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास = m1 dx1 + m2 dx2, ये x1 dx1 और dx2 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये m1 + m2, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास शुड बी 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब m1 क्या है, m1 है मेरा 6 किलोग्राम, और उसको 3 सेंटीमीटर राइट की तरफ शिफ्ट किया तो 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 3 हो जाएगा। m2 कितना है, m2 मेरा है बेटा 9 किलोग्राम, और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि कितना डिस्प्लेस करें, तो dx2 निकालना है मेरे को, है ना, ये तो उधर जाके 0 हो जाने वाला है तो इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18/9 राइट, तो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, तो -2 सेंटीमीटर जो है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, कितना करना पड़ेगा, -2 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर, तो करेक्ट आंसर सी का जो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। आई होप आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगेन, क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी u फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग से, ये मेरी टॉल बिल्डिंग आ गई भैया, ये मेरी टॉल बिल्डिंग आ गई, टॉल बिल्डिंग है, मान लो इसकी हाइट h है, वापस से क्वेश्चन को पढ़ता हूं, अ बॉल इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट h, एक टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट h से u वेलोसिटी से एक बॉल को जो है थ्रो किया गया, द पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राउंड लेवल से मेजर किया है ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द डाटा इज इन द टेबल बिलो, ठीक है, फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ u
हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यहाँ पे जी की वैल्यू भैया 9.8 मत ले लियो, क्योंकि जी की वैल्यू पूछी है ना, तो इसका मतलब आपको 9.8 कंसिडर करके नहीं सॉल्व करना है इसको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिस्टेंस मेजर, पोजीशन मेजर की, ये ग्राउंड से मेजर की गई है, तो ऑब्वियसली कैसे सॉल्व करेंगे, ये पोजीशन 114 है, ये कैसे आई होगी, ये हाइट को मेजर किया होगा प्लस इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो पोजीशन है उसको, इसकी पोजीशन कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दे, तो यू टाइम टी की वैल्यू 1 माइनस हाफ इंटू जी, और टी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये g/2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई बेटा मेरी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन 106 है, h प्लस यू टी, टी कितना है 3, तो इसको 3u लिख दो, माइनस हाफ जी, और ये टी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा। इसको कैसे लिखूंगा, 106 इज इक्वल टू एच प्लस 3u माइनस 9/2, 9/2, और ये जी आ जाएगा बेटा मेरा। सही बात है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। चेक कर लो, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, पोजिशन 50 है, इज इक्वल टू एच प्लस यू टी, यू कितना है 3, सॉरी यू कितना है, यू तो यू है, और ये कितना है टाइम 5, तो 3 माइनस हाफ इंटू जी, जी कितना है, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, टी स्क्वायर ये आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड सॉरी। अब आपको क्या करना है बेटा, मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 3 आई है, 3 वेरिएबल पूछे, 3 इक्वेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, देखो h यहाँ से अगर निकाले मैं, h फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं अगर h निकालू तो कितना आएगा, h इज इक्वल टू 114 माइनस यू प्लस g/2, है ना। अब इसको उठा के आपको क्या करना है बेटा, आप इसको उठा के इसके अंदर रख दो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको उठा के आप तो इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, और एक इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, 2 में और 3 में रखना है आपको। तो आपकी जो इक्वेशन ये 2 और 3 बन जाएगी, वो बेटा आपका h जो है एलिमिनेट हो जाएगा, और आपकी इक्वेशन फाइनली u और g में बन जाएगी। ठीक है, तो फिर आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके आप लगा सकते हो, और फिर जो u और g की वैल्यू आएगी वो इसमें रखोगे तो h भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपकी g की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है, जो g की वैल्यू जो आने वाली है बेटा, वो g की वैल्यू आने वाली है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 100 मीटर, और बचा क्या u, है ना। तो जो u की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आने वाली है, u की वैल्यू कितनी आने वाली है 20 मीटर पर सेकंड। आई होप ये चीजें क्लियर है। h 100 मीटर, u 20 मीटर, u 20 मीटर, u 20 मीटर पर सेकंड, h 100 मीटर, और g जो आने वाला है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने वाला आपका। ठीक है, तो आई होप सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कर सकते हो आप, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसके, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया था, तो इसको, ये क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, दो अप्रोच हो सकती है इसको सॉल्व करने की। पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर मेनली क्या है, इसने पहले ही बोल दिया है कि आपको क्या करना है, प्लॉट एन अप्रोप्रिएट ग्राफ एंड हेंस कैलकुलेट द मास ऑफ द सन। तो आपको कैलकुलेट करना, आपको क्या करनी है, शोकेस योर स्किल ऑफ अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का स्किल आपको शोकेस करनी है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप चाहो तो एक सिंगल स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, बट यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक की जो स्किल है उसको शोकेस करना था, तभी आपको पूरे मार्क्स जो है ये देगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। द नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द सर्कुलर मोशन helps you to obtain the relation between the period and the radius of the circular orbit. The orbits of the solar planet are nearly circular. The following table provides the mean radii of the solar planet and the corresponding period. Plot an appropriate graph and hence calculate mass of the sun. Showcase your skill of approximation techniques and shortlisting the data.
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये मीन रेडियस जो दी हुई है वो एयू में दी हुई है, आपको ऐसा यूनिट में इसको करनी है, और ये जो टाइम पीरियड दी हुई है अर्थ ईयर में दिया हुआ है, तो आपको ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ डेटा, कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। चलो वो बात की बात है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि देखो इसकी कैलकुलेशन जो है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे करूंगा, तो इट विल बी क्रिएट, इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या, एक तो सॉल्व करना अलग चीज है, यहाँ पे मेरे को सॉल्व भी करना है और आपको समझाना भी है ना, और फिर कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इनको बार बार, तो इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने पहले से थोड़ा जो सॉल्यूशन है वो कर रखा है, ताकि मेरे को यहाँ पे आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि भाई चीजें तो सिंपल है, चीज सिंपल है, समझाना क्या वो एकदम सिंपल है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ, इसमें पहले ही बोलिया आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक की स्किल्स आपको शो करनी है। तो आपको देखो, अब मीन रेडियस भी दी हुई है, आपको टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो आप मास ऑफ सन आसान से निकाल सकते हो, किसी भी एक का डेटा उठा के निकाल सकते हो, बट आपको कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले से कर रखा है सॉल्यूशन, बट आप इस पे मत जाओ, मैं पहले दिखाता हूँ क्या होता है। बट सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो जी मास ऑफ सन, ये मास ऑफ प्लैनेट हो गया अपॉन ये आर हो गया, ये हम जानते हैं, और ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा, ये हम जानते हैं, ये बेसिक चीज है ना। ये एम से एम कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आर से एक आर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, जी मास ऑफ सन अपॉन आर इजिकल टू बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई मेरी, है ना। अब मैं जानता हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/v, या फिर v देख लो, v क्या होता है 2πr/t, अगर स्क्वायर कर दूं v स्क्वायर क्या हो जाएगा 4π² r² अपॉन टी स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 को उठा के फर्स्ट में रखो, तो 2 को उठा के मैं फर्स्ट में रखूंगा बेटा, तो देखो क्या आएगा, 2 को उठा के फर्स्ट में रखूंगा तो v स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, तो g मास ऑफ सन अपॉन r, g मास ऑफ सन अपॉन r इजिकल टू v स्क्वायर की जगह क्या रखूं 4π² r² अपॉन टी स्क्वायर, सही बात है। अब यहां से मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं भैया, टी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूं यहां से, क्या आएगा 4π² r³ और ये हो जाएगा g और ये मास ऑफ सन, ये है। सेम मैंने चीज यहाँ पे की है, देखो ये रही टी स्क्वायर और ये 4π², ये r³ हो जाएगा भैया, है ना, ये r³ हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, तो यही वाला बनने वाला है ना। तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या था, आपको मास ऑफ सन निकालना था। अब देखो सारे टाइम पीरियड दिए हुए, आपको टी दिया हुआ है, ये कांस्टेंट होता है, आर भी दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो मास ऑफ सन यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता था, बट तो फिर ये तेरे डेटा क्यों दिए हुए हैं बेटा, आपको सारे के लिए देखो। अब यहाँ पे दो तरीके हो जाते हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका है आप सारों के लिए सॉल्व करो, सारों के लिए मास ऑफ सन निकालो, फिर उसका एवरेज ले लो, और अगर डिटेल में जाना तो एवरेज लेके फिर आप उसको ट्रू वैल्यू मान के फिर वापस से एवरेज लेके आप एरर निकालो, फिर सॉल्व करो, वो भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका और है कि मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये टी स्क्वायर को y मान लिया, सॉरी मैंने टी स्क्वायर को क्या मान लिया, y मान लिया, और r³ को x मान लिया, है ना। और फिर मैंने ये करके निकाले, फिर स्लोप निकाला इनका, क्योंकि ये देखो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो स्लोप बन जाए, ये एक जो स्लोप वर्क करेगा। तो स्लोप कैसे निकाला, मैंने y/x करके स्लोप निकाला सारों डेटा के लिए, है ना। सारे डेटा के लिए जब मैंने निकाला तो ये आ रहा, देखो फर्स्ट मर्क्यूरी के लिए ये आ रहा है जो कि 1 से थोड़ा सा कम है, वीनस के लिए निकाला तो 1 से थोड़ा ज्यादा है, अर्थ का निकाला तो एग्जैक्ट 1 आ रहा है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करूँ ना, मैं थोड़ा सा पहले डिटेल बता देता हूँ आपको। इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप देखो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका जुपिटर का स्लोप अगेन 1 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, सैटर्न का जो आ रहा है वो 1 से थोड़ा कम आ रहा है, यूरेनस का 1 से थोड़ा कम आ रहा है, नेपच्यून का 1 से ज्यादा आ रहा है अगेन, है ना। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ ना बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जो कि 1,1 से जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं, अगेन मैं बोल देता हूँ मेरे वर्ड्स को, अप्रोक्सीमेटली जाएगा। तो क्यों ना मैं जो डेटा है वो सन अर्थ का ही लूं, क्योंकि 1,1 के आसपास ये सारा 1 के आसपास ही जा रहा है सारा, y,x सॉरी y(x) है ना, इसको y माना, इसको x माना, तो 1 से ही जाना चाहिए। तो मैं क्यों ना अर्थ के लिए कैलकुलेट करूं, तो मैंने ये अर्थ के लिए ही कैलकुलेट किया, देखो
तो आप ये कैलकुलेशन मैंने की, ये 4 पाई ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर ही दिया यहाँ पे, फिर ये आर की वैल्यू और ये सब एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके रख ली है ना। ये देखो 4 पाई तो ये रहा, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया, तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हुए ये एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके बताया मतलब। तो देखो चीज ये थी यहाँ पे कि भाई एक तो इसका आप एवरेज लेके कर सकते थे, एक तो इसका एवरेज लेके कर सकते थे कि भाई सबके लिए निकालते फिर उसका एवरेज लेते। दूसरा मैंने स्लोप से किया, कैसे भी कर सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा से क्योंकि यहाँ पे मेरे को आपको समझाना भी था तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ये वैल्यू करके रखी। बाकी आपको इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट किया ये आपको पता ही है ना। और दूसरा ये मैंने क्या किया है यहाँ पे एसआई सिस्टम में इसको भी चेंज किया, किसको, ये देखो यहाँ पे अर्थ ईयर को भी मैंने एसआई सिस्टम में चेंज किया है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए था। इस तरीके से हमने जो किलोग्राम में इसका निकाला था 1.99257 इंटू 10⁻³ 30 किलोग्राम आया। कोई भी डेटा लेता मैं यहाँ पे, कोई भी डेटा लेता तो इसके अप्रोक्स ही आता, बट ऐसा बोला था कि भाई आपको 10 नंबर पूरे जितने भी क्वेश्चन का एग्जाम मार्क्स का था वो तभी मिलेंगे जब आप पूरी कैलकुलेशन करो। तो पूरी कैलकुलेशन यही होती है इसकी। ठीक है, मैंने पहले से कर रखी थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाता, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता। तो बाद में मैंने सोचा कि यार पहले से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज नोन दैट व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r moves inside the water exert a resistive force fr on the ball opposite to the direction of motion expressed as fr is equal to 6 pi into 10 raised to power minus 3 into r into v in SI unit where v क्या है, v is the speed of the ball है। the two ball solid a and b two small solid ball a and b of radius r and 2r, एक की रेडियस r है एक की 2r है। ठीक है, are made up of the same material and tied at two ends of the massless thread, and the system ball B hanging from ball A via the thread is just immersed in the pond filled with the water as shown in the adjacent figure. At t is equal to 0, the system is released from rest and allowed to fall vertically inside water. At t is equal to t1 second, the system attains the constant velocity. t1 सेकंड पे कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या क्या बताना है, ये पूछा है आपको। सबसे पहले बताना मास ऑफ द बॉल ए एंड बी, और ये सब पूछा गया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये सब पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं डायग्राम बना दूं इसका फिर से। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक पॉइंट समझ लो इसको, है ना। हालांकि छोटा बनाया मैंने, लेकिन चलो पॉइंट समझ लो आप। ये पानी से भर दिया इसको, ठीक है बेटा, और इन दोनों को स्पेयर मान लिया। माना क्या दिया हुआ स्पेयर है, ये छोटा स्पेयर है और ये बड़ा वाला स्पेयर है, और को थ्रेड से कनेक्ट किया, एक ये थ्रेड से कनेक्ट किया इसको। अच्छा, इसका मास जो दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है छोटे वाले का मास, वो बात करेंगे मास वास की। रेडियस दिया हुआ है पहले तो, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है बेटा r, और इसकी दी हुई है 2r क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, दोनों का मटेरियल सेम दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ रो m मान लेता हूँ, दोनों का मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ना, दोनों की ये मान लिया मैंने। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब होगा इसका वॉल्यूम, है ना। इसको ही मैंने क्या मान लिया, इसको ही मैंने v मान लिया, उसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई, और r की जगह 2r आ जाएगा, तो ये 8v आ जाएगा वॉल्यूम। और मास की बात करें, मास क्या होता है, डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी दोनों के सेम है, वॉल्यूम इसका v है और इसका 8v है, तो इसका मास अगर m है तो इसका मास बेटा आ जाएगा 8m। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या पूछा गया है, दोनों के मास पूछे गए ए और बी, ए का मास पता चल जाएगा तो दूसरे का मास 8 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे, तो उसमें तो कोई हमें को दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, तो चलो पहले इसका मास निकालते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का मास कितना आएगा, मास क्या होता है, मास क्या होता है बेटा, मास होता है बेटा डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी इसकी दी हुई है कहाँ गई, 2.5 ग्राम में दी हुई, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, और नीचे सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको कैसे लिखेंगे मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू वॉल्यूम 4/3
इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू वॉल्यूम सॉरी रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस आर है, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, एमएम में दी हुई है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए -3 और फिर उसका क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे 2.5 हो जाएगा, ये 10⁻²-2 -3 और ये +6 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा ना, ये -3 ऊपर जाके 3 हो जाएगा, +3 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻9। सॉल्व करो कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे, ये प्लस है ना, ये ध्यान रखना प्लस है भैया ये, तो इसको जब सॉल्व किया हमने कितना है, तो ये सॉल्व करने पे जो बेटा आ रहा है, मैंने सॉल्व कर रखा है इसको 10.5 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, है ना। और जो दूसरे का आ रहा है, ये ए का निकाला मैंने, मास ऑफ ए, है ना, तो मास ऑफ बी कितना आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई करने पर वो आ रहा है आपका 83.8 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, ऐसा ही में, ठीक है। ये मास ऑफ ए और मास ऑफ बी आ चुका है मेरा, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई निकालने में, कोई खास दिक्कत नहीं हुई। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका क्या पूछा है, टेंशन इन द थ्रेड एट t इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एट t इक्वल टू 0। देखो नया बनाते हैं डायग्राम, देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम्स का बना देता हूँ। इसका डायग्राम ये, इस तरीके से इसका ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे दोनों बॉल आ जाएगी, ये फर्स्ट बॉल है और ये सेकंड बॉल है, दोनों को एक थ्रेड से कनेक्ट किया गया है, ये आ गया मेरा थ्रेड भैया, इसका मास है m और इसका मास है 8m, राइट। दोनों का एफबीडी बना है यहाँ पे, क्योंकि ये सिस्टम मान के अगर मैं करूँ तो एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएगा दोनों का, टेंशन टी मान लेता हूँ दोनों के अंदर, इस थ्रेड के अंदर मतलब, तो अगर एफबीडी बनाए तो एफ नेट इजिकल टू एम होता है, एफ नेट इजिकल टू क्या होता है, एम ए। अब इसका अगर एफबीडी बनाओ बेटा, देखो ध्यान से देखना एफबीडी कैसे बनेगा। देखो अगर इसके ऊपर पहले छोटे वाले पे देखते हो, पहले छोटे वाले पे नीचे एमजी लगेगा, है ना, और क्या लगेगा, टेंशन लगेगी प्लस एक बायंसी फोर्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। देखो पहले तो एमजी, इसका तो एमजी कितना होगा, एमजी अगर इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं, एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये लिख सकता हूँ, सही है, आ रहा है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम इंटू जी, फिर टेंशन, नीचे की तरफ टेंशन भी तो आ रहा है ना, ये तो इक्वेशन के अंदर लिख दूंगा, और ऊपर वीरो जी, तो वी, तो इसका वॉल्यूम होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट इजिकल टू एम ए अगर लगा है, तो नीचे की तरफ फोर्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी, एम की जगह लिखा एम जी प्लस टी माइनस ये वाला फोर्स वीरो जी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी इजिकल टू एम ए, एम की जगह डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी, वी इंटू ए, है ना, ए आएगा ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालूँ बेटा मैं, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू ए प्लस डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिखना है इसको, इंटू वी इंटू जी, ठीक है, ये आएगी। इसको मैं यूज़ करूँगा आगे, तो मैं इसको पहले से ही एक बॉक्स के अंदर भर के रख देता हूँ, भैया तेरे को तो यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे, आगे बढ़े, इसके लिए लिखते हैं अब नीचे वाली स्पेयर के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो इसके लिए अगेन यहाँ पे भी mg आएगा, mg कितना लगेगा इसका, इसका mg लग जाएगा 8, तो ये हो जाएगा, और m की जगह मैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी लिख सकता हूँ, है ना। ऊपर की तरफ टेंशन आने वाला ही है, इसमें भी ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, बायंसी फोर्स, जो कि होगा वीरो जी, है ना, इसका वॉल्यूम कितना है 8,
तो 8v डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो कैसे लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो इसका एफ नेट कैसे आएगा, 8 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी। सही बात है, इतना लिख दिया, माइनस टी प्लस 8 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सॉरी 8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा ना, इंटू वी इंटू जी। यहाँ पे भी सही लिखा है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा है ना मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर ही लिखा है। अब यहाँ पे देखो 3 बार मटेरियल लिख दिया, तो ये एम वी ए डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कर दो, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी। ठीक है, तो ये आ गया, 3 फोर्स है, तीनों फोर्स दिखा दिए, इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 8 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी, ए सॉरी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसको उठा के टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो। जब मैं रखूंगा इसको तो 8 इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी माइनस, ये टी की जगह ये लिख दो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू ए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी। ये टी की जगह लिखा मैंने, ठीक है, प्लस 8 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू 8 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू ए। सही बात है, सॉल्व करो इसको आगे, 8 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी, ये माइनस ए को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा रो वी जी प्लस रो एम वी जी माइनस 8 रो डब्ल्यू वी जी, और ये हो जाएगा 8 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू ए प्लस डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू ए। देखो अब ये 8 और एक 9, तो 9 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू जी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, वैसे ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 9 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू 9 डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू वी इंटू ए। सही बात है, देखो अब 9 9 9 कट जाएगा सब में कॉमन आके, तो 9 9 9 गया, ठीक है, और क्या गया, वी वी और वी भी गया, क्या बचा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू ए। जी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, बना फॉर्मूला, फॉर्मूला जो बना मेरा बेटा वो बना 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी इज इक्वल टू ए, ये बना। अब सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 लिख दो, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल आपको दिया हुआ है कितना है 2.5, तो 2.5 और जी की वैल्यू 9.8 रख दो आप सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू 8.55 करके कुछ आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब ये ए की वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो टेंशन इसके अंदर, तो टेंशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, जो कि आनी ही थी, जो कि आनी ही थी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, आई होप। आगे बढ़े, 5.88 आएगी, सॉरी ये है ना 5.88 है बेटा, 5.88 है, ये 5.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आएगी, ठीक है, आगे बढ़े, करेक्ट कैलकुलेशन ये आएगी, टेंशन 0। तो मेरा ये वाला पार्ट हो चुका, मेरा ये वाला पार्ट हो चुका, मेरा ये वाला पार्ट हो चुका। अब टेंशन इन थ्रेड एट टी ग्रेटर देन T1 और वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा एक चीज इसने बोली थी कि T1 जब टाइम हो जाएगा तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इसकी, है ना, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो आपको ओनली फोर्स बैलेंस करना है, अब आपको, है ना, ओनली फोर्स बैलेंस करना है। मैं एक बार फिर से ये डायग्राम बना देता हूँ, बिकॉज नाउ यू हैव टू बैलेंस फोर्स ओनली।
देखो अब आपको फोर्स बैलेंस करना है ओनली, क्योंकि एक्सेलरेशन वैसे भी जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। इसका मास m था, इसका मास m था, सॉरी इसका मास m था और इसका 8m था। अच्छा, एक अब फोर्स और लग जाएगा क्योंकि इसकी एक वेलोसिटी आ चुकी है, तो एक ये वाला फोर्स भी इस पे लग जाएगा। कितना फोर्स? 6 पाई इंटू 10⁻³ इंटू आर बी, है ना। ये मैं लिख देता हूँ, 6 पाई इंटू 10⁻³ इंटू आर बी। ये देखो 6 पाई इंटू 10⁻³ इंटू आर बी, ये वाला फोर्स भी एक एक्स्ट्रा लगने लग जाएगा। तो बायनेंसी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया, उसको बैलेंस करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिर से सोल्व करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट एम जी लिख दे रहे, डेंसिटी में नहीं घुस रहे बार बार, है ना। डेंसिटी में हमने पहले सोल्व कर ही लिया डेंसिटी की फॉर्म में, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 mg हो जाएगा, टेंशन टी है मान लो, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ फोर्स भी लग जाएगा, क्योंकि होगा 6 पाई इंटू 10⁻³ इंटू आर, कितना है इसका 2r, तो इंटू 2r इंटू वी, और एक बायनेंसी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, चूंकि लगेगा वी रो जी वी, तो इसकी 8v है, 8v डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ वाटर सॉरी, इंटू जी, वाटर ही दिया हुआ था ना ये, हाँ देखो वाटर ही दिया हुआ था ये, हाँ वाटर ही है। इसके भी अगर लिखे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे भैया mg, टेंशन टी आ जाएगा नीचे, ऊपर की तरफ वीरो जी वी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा जो कि आएगा 6 पाई इंटू 10⁻³ इंटू आर बी, ये आ जाएगा। बस इनको बैलेंस करना और कुछ नहीं करना, तो पहले के लिए बैलेंस करो और दूसरे के लिए, दोनों के लिए बैलेंस कर दो। पहले के लिए 8 mg नीचे की तरफ प्लस, और क्या लग रहा है नीचे की तरफ, बाकी सारे ऊपर की तरफ लग रहे हैं। पहले ऊपर वाले फोर्स लिख देता हूँ, तो एक तो आ जाएगा भैया आपका 8 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी प्लस टी प्लस 6 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 2r इंटू इसका वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू 8 mg। ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड इसके लिए लिखे, तो इसके लिए t प्लस mg, t प्लस mg, ये t है और ये mg है, इज इक्वल टू v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी प्लस 6 पाई इंटू 10⁻³ इंटू आर इंटू बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। चेक कर लेना, कोई मिस्टेक नहीं हो, बाकी तरीका मैंने बता दिया आपको। बस अब तो आपको सब पता है, आपको मास पता है ना, आपको मास पता है, आपको जी पता है, दो वेरिएबल है कौन कौन से, एक तो टी है और एक वी है ना, और वही पूछा है इसमें, है ना। देखो ये रहा, टेंशन पूछा है और वेलोसिटी पूछी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो आपकी जो टेंशन आ रही है बेटा, है ना, वो टेंशन आ रहा है 123.48 इंटू 10⁻³ -6 न्यूटन सॉरी, और जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है। बस देखो भाग, दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना आपको आता है, इसमें सॉल्व करने में हम वीडियो को जबरदस्ती लंबा नहीं करेंगे, है ना, तो ये आपको आता ही होप। ठीक है, तो बेटा ये हमारा इस तरीके से ये पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब 2024 का, तो आप अच्छे से एनालिसिस करो इसको और मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो थैंक यू। और
बेस्ट विशेष फॉर INGSO एग्जाम। कुछ नया और लाने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आप इस पेपर को एनालिसिस करो, आप देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से ऑप्शंस को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और किस तरीके से ऑप्शन के साथ एग्जामिनर खेल सकता है, वो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।